नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी विद एके में। साथियों, रीट शिक्षक विधियों से संबंधित जो हमने 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चला रखी है, उसमें टेस्ट नंबर 3 आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, बहुत ही शानदार प्रश्नों का समावेश है, मैं आपके लिए यहाँ लेकर के आया हूँ। हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित ये प्रश्न हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने 2 टेस्ट कर लिए गए हैं। आप अगर आपने नहीं देखे हों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप उनको भी देखना। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि अक्सर प्रश्नों एग्जाम में आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, रोजाना एक टेस्ट अवश्य दें और अपना स्तर जांचें। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट जो भर्ती परीक्षाओं से संबंधित भी न्यूज है वो आपके लिए भी हम लेकर के आते हैं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक जरूर कर देना। दोस्तों, वीडियो में बने रहना, प्रश्नों को देखना, उसके बाद कहोगे कि हाँ, क्या प्रश्न लेकर के आए हो। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। हिंदी शिक्षण विधियों से जो टेस्ट है, टेस्ट नंबर 3 है। इसकी ओर पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। पहला प्रश्न आता है हमारा कि टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन किसने लिखी थी। जी हाँ दोस्तों, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है। गुड्समैन, ऑप्शन नंबर 2 फ्लेंडर, ऑप्शन नंबर 3 बीएस ब्लूम, ऑप्शन नंबर 4 स्किनर। तो दोस्तों, इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। इसका राइट आंसर होगा बीएस ब्लूम। बीएस ब्लूम द्वारा टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन की रचना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 2 आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का एक प्रकार है। कौन से प्रश्न का वस्तुनिष्ठ प्रश्न का एक प्रकार है। ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ऑप्शन आता है नंबर 1 आलोचनात्मक प्रश्न। क्या ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न की विशेषता है? नहीं है। विश्लेषणात्मक प्रश्न, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। व्याख्यात्मक प्रश्न, ये भी नहीं है। तो फिर कौन सा है? मिलान प्रश्न। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मिलान प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। एक बार वीडियो को पूरा देखना और कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर जाना कि आपके कितने प्रश्न सही हैं, और जिस भी क्वेश्चन पर डाउट हो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखना। आपका डाउट बिल्कुल क्लियर किया जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना और प्रश्नों के स्तर को ज़रूर बताना कि आपको जो प्रश्न है वो कैसे लगे। प्रश्न है साथियों, अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों, अभिक्रमित अनुदेशन जो विधि है, जो अधिगम के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए पुनर्बलन, ऑप्शन नंबर बी क्रिया प्रसूत, ऑप्शन नंबर 3 संबंधवाद, ऑप्शन नंबर 4 सामाजिक। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है क्रिया प्रसूत अधिगम। जी हाँ दोस्तों, ये क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत है, बीएफ स्किनर द्वारा दिया गया था। और जो अभिक्रमित अनुदेशन विधि है, जो बीएफ स्किनर ने अपने क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के आधार पर ही दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 4 आता है बुलेटिन बोर्ड है। बुलेटिन बोर्ड क्या है? एक श्रव्य सामग्री है, दृश्य सामग्री है, श्रव्य दृश्य सामग्री है, या कोमल सामग्री है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, जो बुलेटिन बोर्ड है एक दृश्य सामग्री है। कौन सी सामग्री है? दृश्य सामग्री। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 5 आता है रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, रेडियो की सीमाओं को कौन सा जो श्रव्य साधन है वो दूर कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए ग्रामोफोन, ऑप्शन नंबर बी लिंगोफोन, ऑप्शन नंबर सी टेप रिकॉर्डर, ऑप्शन नंबर डी 4 इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर। तो रेडियो की सीमाओं को जो श्रव्य साधन है वह टेप रिकॉर्डर दूर करता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? टेप रिकॉर्डर। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 आता है साम्य अन्वेषण का सिद्धांत किसने दिया। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। साम्य अन्वेषण का सिद्धांत अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है परीक्षाओं में। तो जीन पियाजे द्वारा, मॉरिसन द्वारा, फ्राइड द्वारा, या स्किनर द्वारा। तो राइट आंसर है इसका जीन पियाजे द्वारा।
जी हाँ दोस्तों, साम्य अन्वेषण सिद्धांत है वो जीन पियाजे द्वारा दिया गया था। जीन पियाजे आप जानते हो बहुत ही महत्वपूर्ण बाल विकास सिद्धांत से संबंधित माने जाते हैं। इन्होंने संज्ञानात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसमें उसकी कितनी अवस्थाएं बताई थी? 4 अवस्थाएं बताई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 7वां आता है, इकाई के 4 सोपान प्रस्तावना, नियोजन, अनुसंधान और अवबोध ये किस विद्वान ने बताए हैं? ऑप्शन नंबर 1 रिस्क ने, ऑप्शन नंबर बी मॉरिसन ने, ऑप्शन नंबर सी ग्राम्स ने, ऑप्शन नंबर डी हर्बर्ट ने। तो बताइए साथियों कि ये सोपान हैं ये किस मनोवैज्ञानिक ने या किस विद्वान ने बताए हैं? तो इसका राइट आंसर है साथियों ग्राम्बस। इन्होंने ये सिद्धांत ये सोपान हैं ये बताए थे। प्रश्न नंबर 8 आता है कि माइकल और मेसन के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? माइकल और मेसन के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? ऑप्शन नंबर ए आत्म अभिवृत्ति का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी साम्य अन्वेषण का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 आता है अतिरिक्त ऊर्जा का सिद्धांत और ऑप्शन नंबर 4 आता है विवेचन का सिद्धांत। और ये विवेचन होगा। तो चलिए साथियों बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा कि माइकल और मेसन द्वारा दिया गया जो सिद्धांत है। तो साथियों आत्म और अभिवृत्ति सिद्धांत ये राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। दोस्तों एक बार वीडियो को पूरा देखना और साथियों लाइक जरूर करना। बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर के आया हूँ। प्रश्न नंबर 9वां आता है कि व्याख्यान विधि में सोपानों की संख्या है। जी हाँ दोस्तों, व्याख्यान विधि में सोपानों की संख्या है। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 2, ऑप्शन नंबर 3 3, ऑप्शन नंबर 4 4। तो बताइए कितने सोपान है साथियों? इसका राइट आंसर होगा 3। नेक्स्ट प्रश्न 10वां आता है। ये प्रश्न सूक्ष्म से स्थूल की ओर। जी हाँ दोस्तों, कैसे? सूक्ष्म से स्थूल की ओर जो शिक्षण सूत्र पर आधारित विधि है वो कौन सी है? ये प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों और इसको अक्सर अभ्यर्थी गलत करके आते हैं क्योंकि इसको प्रश्न को सही से समझना है, उसकी अवधारणा को समझना है, उसके कंटेंट को समझना होता है कि इस पूछ क्या रहा है। जब तक प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझेंगे उत्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं साथियों कि एक बार नहीं बार बार उस प्रश्न को पढ़ो तब जाके हम आंसर तक पहुंच पाते हैं। तो प्रश्न नंबर 10वां है जो पूछा जा रहा है कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर सिद्धांत पर आधारित विधि है। ऑप्शन नंबर ए आगमन विधि, ऑप्शन नंबर बी निगमन विधि, ऑप्शन नंबर सी संश्लेषण विधि, ऑप्शन नंबर डी विश्लेषण विधि। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा संश्लेषण विधि। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं बता दूं आपको कि अगर ये ऑप्शन में संश्लेषण विधि नहीं होती तो इसका राइट आंसर कौन सा होता? आगमनी विधि हो जाता। लेकिन जब ऑप्शन में संश्लेषण विधि दे रखी है तो फिर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ही होगा, संश्लेषण विधि। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 आता है कि एक छात्र किसी आकृति को देखकर ज्ञान पहचान लेता है। एक छात्र होता है वो किसी आकृति को देखकर पहचान लेता है, यह किस उद्देश्य के अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर आता है साथियों 1 ज्ञान, ऑप्शन नंबर 2 अपबोध, ऑप्शन नंबर 3 प्रयोग, ऑप्शन नंबर 4 कौशल। तो बताइए साथियों अगर एक अभ्यर्थी है, एक विद्यार्थी, एक छात्र है जो किसी आकृति को देखकर ही पहचान लेता है तो वह कौन से उद्देश्य का अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ज्ञान। जी हाँ दोस्तों, पहचानना, पहचानना यानी कि जानना। एक वो अभ्यर्थी एक आकृतियों को जान रहा है तो किससे संबंधित है? ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान का अर्थ ही क्या है? जानना। बताया गया है कि जो ज्ञान है संस्कृत की ज्ञा धातु से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? जानना या पहचानना। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 12 आता है कि उद्देश्यों को व्यवहारगत रूप में लिखना किस कार्य योग्य अंतर्गत आता है? ऑप्शन नंबर ए शिक्षण नियोजन, ऑप्शन नंबर बी शिक्षण व्यवस्था, ऑप्शन नंबर सी शिक्षण अग्रसर और ऑप्शन नंबर डी शिक्षण नियंत्रण। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों शिक्षण नियोजन। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 13 है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है साथियों और ऐसे ही प्रश्न मैं आपको लेकर के आऊँगा। ये प्रश्न
बहुत ही मेहनत करके लाया हूँ दोस्तों। तो आप एक बार वीडियो को बने रहना और लाइक ज़रूर करना और शेयर कर लेना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना साथियों। ऐसे ही प्रश्न हम आपको लिए लेकर के आते हैं। मौन वाचन से छात्र के अध्ययन की गति बढ़कर हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, मौन वाचन होता है बहुत ही महत्वपूर्ण वाचन माना जाता है। इससे एक छात्र के अध्ययन की गति है वो कितनी हो जाती है? 3 गुना, ऑप्शन नंबर 2 1 गुना, ऑप्शन नंबर 3 100 गुना, ऑप्शन नंबर 4 5 गुना। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों 3 गुना। मौन वाचन से एक छात्र की वाचन शक्ति है वह 3 गुना बढ़ जाती है। प्रश्न नंबर 14 आता है, सूक्ष्म शिक्षण चक्र के सोपानों की संख्या कितनी है? यहाँ दोस्तों सूक्ष्म शिक्षण विधि है उसमें सोपानों की संख्या पूछ रहा है 3 5 7 6। तो बताइए कितने सोपान है साथियों? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 5। सूक्ष्म शिक्षण चक्र के सोपान 5 माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 15 आता है, पाठ्य योजना का दर्पण किसे कहा जाता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। पूछा गया प्रश्न है ये। ऑप्शन नंबर ए प्रस्तावना, ऑप्शन नंबर बी प्रदर्शन कौशल, ऑप्शन नंबर सी उद्देश्य कथन, ऑप्शन नंबर डी प्रस्तुतिकरण। तो बताइए साथियों कि जो पाठ्य योजना का दर्पण है किसे माना जाता है? यह दोस्तों पाठ्य योजना का दर्पण प्रस्तावना को माना जाता है। किसको? प्रस्तावना को। साथियों आपको पता होगा कि जब प्रस्तावना ही इसका दर्पण माना जाता है। प्रस्तावना को क्यों माना जाता है? क्योंकि जब भी एक शिक्षक एक पाठ्य योजना का निर्माण कर रहा होता है तो उसको प्रस्तावना प्रश्नों को अच्छे से समझाना चाहिए। और दोस्तों एक ऐसी पाठ्य योजना का निर्माण करना चाहिए जो बालक के लिए बहुत ही शानदार हो, सहज एवं सरल रूप से समझ में आ सके। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 16 आता है, जब किस प्रश्न का उत्तर प्रत्येक छात्र सही दे दिया जाता है? जब किस प्रश्न का उत्तर प्रत्येक छात्र द्वारा सही दे दिया जाए तो वह प्रश्न नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न को पढ़ना है। क्या कह रहा है? नहीं होगा। तो ऑप्शन विश्वसनीय, ऑप्शन नंबर 2 वैध, ऑप्शन नंबर 3 विवेककारिता, ऑप्शन नंबर 4 वस्तुनिष्ठता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए साथियों? इसका राइट आंसर है विवेककारिता। जी हाँ दोस्तों, क्या है? विवेककारिता। क्यों? क्योंकि जब जब एक छात्र है उस छात्रों से किसी एक प्रश्न का उत्तर है एक ही आंसर आ रहा है, अर्थात उसका जो आंसर है वो अलग अलग नहीं आ रहा, और अलग अलग नहीं आ रहा तो उसमें कौन सा का गुण नहीं है? विविधकारिता का गुण नहीं है। विविधकारिता का गुण क्या होता है कि जब एक ही प्रश्न द्वारा अलग अलग छात्रों द्वारा अलग अलग उत्तर दे दिया जाता है तो वह विविधकारिता होता है, जबकि ऐसा नहीं है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? विविधकारिता। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 17 आता है, मूल्यांकन प्रक्रिया में नील पत्र को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए उपलब्धि परीक्षण निर्माण की आधारशिला, क्या शिक्षण की आधारशिला माना जाता है? ऑप्शन नंबर 3 क्या विद्यालय की आधारशिला माना जाता है, या सभी? तो दोस्तों जो मूल्यांकन प्रक्रिया में नील पत्र है उसको उपलब्धि परीक्षण निर्माण की आधारशिला माना जाता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। लास्ट प्रश्न आपका इस वीडियो का प्रश्न नंबर 18 है कि बालकों को कम से कम बताना चाहिए तथा उन्हें अधिक से अधिक ज्ञान खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है साथियों। ये कथन है अक्सर पूछता है। ये कथन है किसका है? हर्बर्ट स्पेंसर का, J.F. हर्बर्ट का, जॉन डीवी का और सचमैन का। तो बताइए साथियों कि जो बालक को कम से कम बताना चाहिए और अधिक से अधिक ज्ञान को खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ये कथन हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा कहा गया है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? हर्बर्ट स्पेंसर। ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आया था दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताना कि आपके कितने प्रश्न राइट हुए हैं। और साथियों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और अगर ऐसी वीडियो से संबंधित बहुत सारे अच्छे प्रश्न आपके लिए चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।